discussed about the charge and so many important points from the charges also we have discussed। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने सर सबसे पहले IFCP के बारे में देखा, ई के बारे में। उसके बाद सर हम लोगों ने समझा कि चार्ज बेसिकली क्या होता है। तो हमने वहां जाना, चार्ज कुछ और नहीं होता सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब किसी बॉडी पर आ जाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो एनर्जी है, जो IFCP से रिफ्लेक्ट होती है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं सर? चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। उसके बाद सर हमने जाना टाइप्स ऑफ चार्ज। तो हमने वहां देखा केवल दो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स, पॉजिटिव नेगेटिव। न्यूट्रल चार्ज जैसी कोई भी चीज नहीं होती। फिर हमने जाना चार्ज्ड बॉडीज के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा सर चार्ज बॉडीज कौन कौन सी होती हैं। तो एक होती है पॉजिटिवली चार्ज, एक होती है नेगेटिवली चार्ज और एक होती है न्यूट्रल बॉडीज। पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया जाता है। नेगेटिवली चार्ज बॉडीज वो होती है जिन पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं जिस पर। और न्यूट्रल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं सर जिन बॉडीज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं या जिन पर नेट चार्ज 0 होता है सर। नेगेटिव चार्ज नेचर दिखाता है कि बॉडी पर चार्ज का नेचर नेगेटिव है, बॉडी नेगेटिव नहीं होती। पॉजिटिव चार्ज नेचर दिखाता है कि बॉडी पर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है, बॉडी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती, बॉडी जस्ट लाइक अ बॉडी। दूसरी बात सर इसमें अगर हम बात करें तो हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को डिस्कस किया, हमने देखा मेथड्स ऑफ चार्जिंग को देखा। और आज की क्लास में हम शुरुआत कर रहे हैं सर चार्ज का एक लास्ट पॉइंट रह गया था हमारे पास, जिस पॉइंट का नाम है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या इस पॉइंट में क्या चीज इंपोर्टेंट है सर? फॉर्मूले इंपोर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में। ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके थे लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया सर कि सर कुछ नहीं है, Q बराबर एन ही हम लोगों ने देखा है। मैंने कहा हाँ, तो पर क्या करना है, Q में E से डिवाइड देना है। जिसमें n की वैल्यू इंटीजर आ रही है वो वाले चार्ज पॉसिबल होंगे, और जिसमें n की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी वो वाले चार्ज पॉसिबल नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म वाह मास्टर्स पर, जहां पर हम क्लास 12 की फिजिक्स 0 से लेकर JE तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते पढ़ रहे हैं। एंड आई गारंटी टू यू कि अगर आप बड़े प्यार से और अच्छी तरीके से इस बैच को लेते हो, बड़े धीरे धीरे आराम तरीके से, तो आप अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट देखोगे और आप देखोगे कि चीजों को करने का तरीका क्या होता है। हम कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ देखेंगे कि शॉर्ट में भी आंसर्स कैसे लेके आए जा सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चार्ज में ही इंक्लूडेड ये टॉपिक है। इस टॉपिक आज की क्लास में हम चार्ज पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक जो रह रहे हैं, उसके बाद कूलाम्स लॉ देखेंगे एंड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कूलाम्स लॉ से रिलेटेड। बाकी की बातें हम अगली क्लासेस में करेंगे जो कूलाम्स लॉ से रिलेटेड, जिसमें इंपोर्टेंट पॉइंट रह जाते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड आते हैं जिनको मैंने एक पैटर्न में डिवाइड कर रखा है, जैसे सिंपल बेस्ड क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द कूलाम्स लॉ। हमारे पास नेट चार्ज 0 वाले क्वेश्चंस, नेट फोर्स 0 वाले क्वेश्चन, कांटेक्ट बॉडी वाले क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे सर चार्ज पर, कूलाम्स लॉ पर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए। और गारंटी कि अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले क्वेश्चन खुद से हो जाएंगे सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलाम्स वाले क्वेश्चन समझ में आ गए तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट ना एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, और ये तीनों जब एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है तो इनको पढ़ना, इनको समझना बड़ा ही आसान हो जाता है, क्योंकि शुरुआत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होती है इन सब की। शुरुआत करते हैं सर इस प्यारे से टॉपिक से, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज, कि चार्ज बॉडीज पर डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से होता है। हमारे पास नेचर में 3 तरीके की बॉडी एग्जिस्ट करती है। वन, लीनियर बॉडीज, ऐसी बॉडीज जिनमें केवल और केवल लेंथ पाई जाती है, विड्थ होती है और थोड़ी सी हमारे पास हाइट भी होती है, लेकिन विड्थ और हाइट लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम उनको लगभग नेग्लिजिबल 0 मान लेते हैं और लेंथ को ही कंसीडर करते हैं। जैसे वायर एक एग्जांपल है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है लेकिन लेंथ बहुत ज्यादा होने की वजह से उस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग क्या कर लेते हैं सर? नेग्लिजिबल मान लेते हैं। उसके बाद सर ऐसी बॉडी जिनमें एरिया होता है, जिनको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल बॉडी, जिनमें लेंथ और विड्थ होती है, हाइट बहुत कम होती है, हाइट बहुत कम होती है। जैसे अगर आप कोई सीट ले लो, पेपर ले लो, हमारे पास कॉपी लो,
कॉपी में से एक पेज फाड़ो, पेपर आ गया, उस पेपर में देखेंगे आपको लेंथ मिल जाएगी, आपको विड्थ मिल जाएगी, लेकिन हाइट ना बहुत कम मिलेगी। इसलिए हम हाइट को नेग्लिजिबल मान लेते हैं और ऐसी बॉडी बन जाती है 2 डायमेंशनल बॉडी। फिर हमारे पास आती है 3 डायमेंशनल बॉडी, जिसमें हम 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखते हैं सर। 3 डायमेंशनल बॉडी जिसमें लेंथ, विड्थ, एरिया, बोले तो लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों की तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं। बोले तो वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है सर। क्या एग्जिस्ट करता है? वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आप एक बॉक्स ले सकते हो, हमारे पास घर में संदूक होती है, तो संदूक को कंसीडर कर सकते हो, उसमें लेंथ होती है, विड्थ होती है, हाइट होती है, और इन तीनों की तीनों बॉडीज पर हम देखते हैं चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि हमें बस इसमें एक फॉर्मूले इसको देखना है जो हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज का मतलब क्या है? एक ऐसी बॉडी जिसमें केवल लेंथ होती है सर। तो सबसे पहले एक ऐसी बॉडी कंसीडर करता हूं। बेस्ट बॉडी हमारे पास ऐसी कौन सी हो सकती है सर? मैंने ले लिया हमारे पास एक वायर, और इस वायर की लेंथ कंसीडर कर लेता हूं सर, मेरे पास में एल। एक एल लेंथ का वायर लिया, और इस एल लेंथ के वायर के पास हमारे पास इस एक ये वायर है जिसकी लेंथ एल है, और इस वायर के पास सपोज करें पॉजिटिव चार्ज है। मतलब क्या? मतलब मैंने कहा इससे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया। और जब आपने इस पे चार्ज दिया तो आपने कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू दे दिया। अब हमें क्या करना है? इसको पे चार्ज बढ़ाना है सर, चार्ज की वैल्यू बढ़ानी है। और जब हम इस पे चार्ज की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं हमारे पास, तो एक्चुअल में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट लेंथ का वायर या कोई भी कांस्टेंट लेंथ का कंडक्टर है, और जब आप उस पर चार्ज देते हो तो वो कुछ अमाउंट तक ही चार्ज को होल्ड कर सकता है। चार्ज बोले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर या तो कम कर लो या ज्यादा कर लो। तो जैसे किसी बॉडी पर पार्टिकल्स जाते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह जाते हैं, तो वो लगातार एक दूसरे से कॉलिजन करते रहते हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं रैंडम मोशन में। वो मोशन किसकी वजह से होता है? थर्मल वेलोसिटी की वजह से, इलेक्ट्रॉन की। उस थर्मल वेलोसिटी की वजह से वो जब लगातार एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कॉलिजन करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाती है, या ये बोल सकता हूं कि बॉडी मेल्ट होने की कंडीशन पे भी पहुंच सकती है, बॉडी खराब भी हो सकती है कंडक्टर बॉडी। तो हमें क्या है कि ये बॉडी एक फिक्स अमाउंट ऑफ चार्ज ही होल्ड कर सकती है, लेकिन मुझे इसको ज्यादा चार्ज देना है। ज्यादा चार्ज कैसे दें? तो इसकी लेंथ बढ़ा दो सर, चार्ज अपने आप ज्यादा दे दिया जाएगा। और जब हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज को हम ज्यादा दे सकते हैं। तो बाय ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने एक बात समझी, बाय ऑब्जर्वेशन, कि अगर आपके पास कोई लीनियर बॉडी है, और यही एक फैक्ट हर तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में लगेगा, ठीक है। वैसे हम इसको इंटीग्रेशन से भी प्रूव कर सकते हैं, बट हमें फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला चाहिए, इसलिए हम केवल फॉर्मूले के लिए इस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। अदरवाइज इसको पढ़ने का ज्यादा सेंस है नहीं, इतना कम आता है, केवल फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो ऑब्जर्वेशन पे देखेंगे, तो ऑब्जर्वेशन देखिए सर कि चार्ज जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आप कंडक्टर की लेंथ बढ़ाओगे तो आप जो चार्ज दे रहे हो उस अमाउंट ऑफ चार्ज की भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जैसे ही हम यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक साइन आ जाता है हमारे पास, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं एल, और इस लैम्डा को ही सर बेसिक लैंग्वेज में हमारे पास बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोला जाता है सर? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला जाता है। जब मैं यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालता हूं तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है Q अपॉन में L, तो ये लैम्डा होता है हमारे पास सर लीनियर चार्ज डेंसिटी, LCD बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो अगर मैं लेंथ की वैल्यू 1 मीटर ले लेता हूं, कितनी ले लेता हूं? 1 मीटर, और अगर एल की वैल्यू 1 मीटर यहाँ पुट करता हूं इस फॉर्मूले में, तो आपको पता है लैम्डा आपको कुछ और नहीं मिलेगा बल्कि सर चार्ज के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। किसके इक्विवेलेंट मिल जाएगा सर? चार्ज के इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो मैं कुछ यहाँ से एक बात मैथमेटिकली मुझे समझ में आ रही है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कुछ और नहीं होती सर, वो क्या होती है? क्यू के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? क्यू के बराबर होती है। यस सर, यस सर। इस पर मैं न्यूटन बना देता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है। इसलिए आपको क्या करना है सर? याद रखना है, याद रखना है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कुछ और नहीं होती सर, वो चार्ज के बराबर होती है। किस चार्ज के बराबर? वो चार्ज जिसको बॉडी हेल्ड कर सकती है 1 मीटर लेंथ पर, वो चार्ज जिसको किसी वो बॉडी, वो वायर जो अपनी पर यूनिट लेंथ पर चार्ज को होल्ड कर सकता है,
उस अमाउंट ऑफ चार्ज को बोलते हैं हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे सर? हाउ कैन वी राइट द डेफिनेशन, हाउ कैन वी डिफाइन सर? तो मैंने बोला बड़ा सिंपल है, 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर जो चार्ज अपने पास हेल्ड कर सकता है, रोक सकता है, उस चार्ज को क्या बोलेंगे? लैम्डा बोलेंगे। तो हाँ, कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये जो लैम्डा होता है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है चार्ज की। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज held by per unit length of wire, per unit लेंथ का जो वायर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज को हेल्ड कर सकता है अपने ऊपर, वही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज क्या बोली जाती है सर? हमारे पास लैम्डा बोली जाती है, लैम्डा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही बता रहा हूं मैं एक्यूरेटली। सबसे पहली बात सर, इसके बारे में भी देखेंगे कि ये कैसी क्वांटिटी है। तो सर ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों? क्योंकि चार्ज स्केलर है, लेंथ भी स्केलर है, चार्ज और लेंथ दोनों स्केलर है, तो लैम्डा स्केलर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है सर? मैंने कहा इसकी यूनिट क्या है, कभी कभी पूछ ली जाती है सर, ऊपर क्या है चार्ज, नीचे क्या है लेंथ, तो इसकी यूनिट आ जाएगी कूलम पर मीटर। क्या आ जाएगी? कूलम पर मीटर। अगर इसकी डायमेंशन की बात करूं मैं सर, किसकी बात करूं? डायमेंशन की, डायमेंशन की बात करूं मैं, इसकी डायमेंशन की, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी सर? सर कूलम की डायमेंशन अभी देख के आए पहली क्लास में 80 होती है। लेंथ की डायमेंशन एल ऊपर जाएगी तो एल पे -1, ए एल टी पे -1, ए टी एल पे -1, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन निकल के आती है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछूं, मैं बोलूं कि अगर एक बॉडी है, एक कंडक्टर वायर है, और उस कंडक्टर वायर के लिए लैम्डा की जो वैल्यू है वो सपोज करें हमारे पास 0.2 कूलम पर मीटर है, 0.2 कूलम पर मीटर है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंडक्टर जो वायर है वो अपने हर मीटर की लेंथ पर मीटर पर, हर एक यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज हेल्ड कर सकता है, कितना चार्ज रोक सकता है? आप बोलोगे सर 0.1 कूलम। तो इसी लैम्डा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 मीटर ऑफ लेंथ ऑफ द वायर, 1 मीटर लेंथ ऑफ द वायर जो चार्ज अपने ऊपर सर हेल्ड कर सकती है, रोक सकती है, उसी चार्ज को बोलते हैं हमारे पास, क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर आपने उसी वायर की जो लेंथ है सपोज करें कितनी ले ली सर? 5 मीटर। सपोज दैट कि आपने उसकी लेंथ बढ़ा के कितनी कर दी? 5 मीटर। तो आपसे पूछा तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी सर? 1 मीटर पे कितनी थी? 0.2 गुना। तो 5 मीटर पे कितनी होगी? दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मीटर पे वो कितना चार्ज हेल्ड कर पाएगा? 5 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कूलम का चार्ज। इस तरीके से आप बेहद आसान तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। ये हमारे पास बेसिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। इसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर? इसका फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला याद है आपको तो आप यूनिट, डायमेंशन सब कुछ निकाल सकते हो बेसिक आधा आसान तरीके से, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेरिवेशंस में भी काम करेगा, उसके साथ साथ ये न्यूमेरिकल्स के लिए भी काम करेगा जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद सर हम आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूं इसके रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में, तो आप जब भी वायर खरीदने जाओगे तो वायर का अगर टुकड़ा लेके आओगे तो उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखी नहीं आती। जब आप बंडल खरीद के लेके आओगे पूरा, तो उस बंडल में पिन्नी लगी रहती है, पिन्नी के नीचे एक कागज लगा आता है ऐसे करके, उस कागज पे लिखी रहती है सर ये इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। अब हम पढ़ते तो है नहीं उस चीज के बारे में, बस अपने को क्या पूछ लिया, हाँ कितने mm का वायर है वगैरह वगैरह, बस उसको यूज किया। लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो वायर क्यों जल जाते हैं सर? हाई लोड डालने पर, हाई लोड डालने पर इसलिए जल जाते हैं, उसका ये रीजन भी है क्योंकि इस पर लिखा हुआ है भैया कि अगर कोई वायर है उस पर लिख दिया कि उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी 1 कूलम पर मीटर की है, और आपने वायर को जोड़ दिया एक ऐसी बॉडी से जो पर यूनिट जो चार्ज होल्ड करती है वो है ना, वो पर सेकंड चार्ज होल्ड करती है 2 कूलम 3 कूलम, या मतलब ज्यादा का चार्ज होल्ड करती है, तो वायर तो इससे ज्यादा नहीं लेगा। वायर की कांस्टेंट लेंथ होगी, मान लेते हैं 10 मीटर लेंथ का ले आए, तो जब कब वो 10 मीटर लेंथ का वायर कितना चार्ज होल्ड करेगा? 10 कूलम का। अगर आपने उसको वायर को चार्ज दे दिया 12 कूलम, 14 कूलम, 15 कूलम, तो वायर क्या होगा सर? ब्रेक ही तो होगा, खराबी तो होगा। तो ये चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए सर। तो ये चीज इस चीज को बताती है हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं सर। नेक्स्ट है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब एक ऐसी बॉडी पर चार्ज डेंसिटी, एक ऐसी बॉडी पर हम चार्ज को देखेंगे जो बॉडी में हमारे पास क्या होगा सर? एरिया होगा। तो ये एक बॉडी है, इस बॉडी का ये कंडक्टर बॉडी है, और इस कंडक्टर बॉडी की एरिया मान लेता हूं मैं ए, और इस पूरी बॉडी पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे पास वो क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सर?
क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब इस बॉडी पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मुझको इस पर चार्ज की वैल्यू बढ़ानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि चार्ज जो होगा वो एरिया पर डिपेंड करेगा, मैं एरिया को बढ़ाता चला जाऊंगा, मैं इसको एरिया को बढ़ाता चला जाऊंगा। एरिया बढ़ाने का मतलब सर, एरिया बराबर होता है, सिंपल सी है, लेंथ इनटू ब्रेथ। या तो इस बॉडी की आप लेंथ को इंक्रीज कर दो या ब्रेथ को इंक्रीज कर दो, तो आपकी बॉडी का एरिया ग्रेजुअली धीरे 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 इंक्रीज होता चला जाएगा। और जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो बॉडी में स्पेस बनेगी, स्पेस बनेगी तो बॉडी ज्यादा चार्ज को हेल्ड कर पाएगी, होल्ड कर पाएगी, रोक पाएगी। इसी बात के साथ तो हमें पता चला बाय ऑब्जर्वेशन कि होगा क्या सर, ये होगा कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया के। यहां से सिंपली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट वैल्यू आएगी सिग्मा इनटू ए, और इस सिग्मा को बोलते हैं हमारे पास सर सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इट इज नोन एज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब इस सिग्मा की वैल्यू निकाला है तो वो आ जाएगी क्यू अपॉन में ए। तो ये सिग्मा हर जगह काम आता है, फर्स्ट चैप्टर से लेके बहुत आगे तक। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और ये सिग्मा आपको याद रखना है। ये न्यूटन भाई साहब ये बता रहे हैं कि दिस इज द इम्पोर्टेंट वैल्यू, दिस इज द इम्पोर्टेंट वैल्यू दैट यू हैव टू बी रिमेम्बर्ड। अगर बात करूं मैं कि एरिया की वैल्यू अगर 1 मीटर स्क्वायर ले ली जाए, ठीक उसी की तरह कितनी ले ली जाए सर? 1 मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि एरिया 1 रखेंगे तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? सॉरी, सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्यू। कितनी आ जाएगी? क्यू। एरिया की वैल्यू 1 रखेंगे तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी सर हमारे पास क्यू के बराबर आ जाएगी। और क्यू के बराबर आएगी तो हमें पता चला यार सिग्मा यार कुछ और नहीं है, सिग्मा चार्ज ही है। चार्ज ही है, किस पर चार्ज है? पर मीटर स्क्वायर एरिया पे, पर मीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे जो चार्ज बॉडी हेल्ड कर सकती है, रोक सकती है, वो चार्ज हमारे पास सिग्मा होगा। तो यू कैन ऑल्सो डिफाइन सिग्मा इज व्हाट? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज हेल्ड बाय पर मीटर, या पर बोल सकते हैं हेल्ड बाय 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ बॉडी। किसी बॉडी के 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर वो बॉडी जो चार्ज को रोक पा सकती है, हेल्ड कर सकती है, उस वैल्यू ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं सर? सिग्मा बोलते हैं। अगर यूनिट और डायमेंशन की बात करें, सिंपल है सर, बहुत इजी है ये। तो यूनिट और डायमेंशन की बात करें तो सर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। पहली बात तो कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है, ठीक है जी। वैसे एरिया है ना। दूसरी बात अगर हम बात करें एरिया को आगे चल के हम वेक्टर कंसीडर करेंगे तो इसको वेक्टर बोल सकते हैं, लेकिन 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 हम बोलना नहीं चाहेंगे टेक्निकली, क्योंकि ये टेक्निकली हमारे पास स्केलर में ही काउंट की जाती है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, एक तरीके से बोल सकते हैं मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसको। क्योंकि ये अलग अलग, जैसे अगर हमने किसी जैसे कॉपर का वायर ले लिया हमने और पहले आयरन का वायर था, तो कॉपर के वायर के लिए कुछ और होगी, या हमने कॉपर की प्लेट ले ली, आयरन की प्लेट ले ली, तो कॉपर की प्लेट के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी, आयरन की प्लेट के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो अलग अलग मटेरियल्स के लिए सिग्मा की वैल्यू अलग अलग स्टैंड करेगी। तो इसकी यूनिट की बात करें तो सिंपल है सर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। मैंने कहा हाँ। अगर इसके डायमेंशन की बात करें सर, डायमेंशन की, तो इसके डायमेंशन की वैल्यू आ जाएगी कूलाम 80, और मीटर स्क्वायर की डायमेंशन होती है L/-2, और ये आ जाता है हमारे पास कंप्लीट सरफेस चार्ज डेंसिटी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन आफ्टर द क्लास प्लीज, ठीक है। इसके बाद इसी का बड़ा भाई आता है जिसको हम बोलते हैं हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हमें एक ऐसी बॉडी कंसीडर करनी है जिसमें वॉल्यूम होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट बॉडी क्या होती है हमारे पास जिसमें वॉल्यूम होता है? दैट इज द क्यूब। वो क्यूब से बेस्ट क्या होगा? तो ये मैंने क्यूब लिया तो आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस क्यूब के पास जो सर चार्ज है वो ठीक उसी तरीके से प्लस क्यू चार्ज है जो आराम से डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पर। तो इस क्यूब का जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है? V। ठीक उसी की तरीके से अगर मुझे इस पर चार्ज की वैल्यू बढ़ानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसका वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ, वॉल्यूम बढ़ा सकता हूँ। वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो चार्ज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी बाय ऑब्जर्वेशन। तो क्यू जो होगा वो V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ही यहाँ से साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी जिसको हम रो बोलते हैं, और ये रो इंटू V। पर इसी रो को बोला जाता है मेरे पास सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोला जाता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोला जाता है इसको। और इसकी जब वैल्यू निकालते हैं तो रो की वैल्यू आ जाती है Q अपॉन में V।
रो की वैल्यू कितनी आ जाती है, Q अपॉन में V। दिस इज द इम्पोर्टेंट वैल्यू जो आपको याद रखनी है। अगर यहाँ से ठीक उसी की तरह वॉल्यूम की वैल्यू में 1 मीटर क्यूब ले लूं, वॉल्यूम को कंसीडर कर लूं 1 मीटर क्यूब, तो आपको दिखाई दे रहा होगा और रो किसी और के बराबर नहीं बल्कि चार्ज के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा सर, चार्ज के बराबर आ जाएगा रो। और रो जैसे ही चार्ज के बराबर आया तो हमें पता चला कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो कुछ और नहीं होती, पर मीटर क्यूब पर जो चार्ज हेल्ड करती है कोई भी बॉडी, उस बॉडी पर उस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं हमारे पास सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, ठीक उसी की तरह आपको लिखनी है सर। कैसे लिखनी है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द चार्ज हेल्ड बाय पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज हेल्ड किया जाता है उसको हमारे पास क्या बोलते हैं सर, सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। इसकी बात करूं मैं अगर हमारे पास, तो सिंपल सी बात है सर कि अगर इसकी क्वांटिटी कैसी है सर, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है हमारे पास कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि कूलाम अपॉन वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो कूलाम की डायमेंशन 80 और वॉल्यूम की डायमेंशन L पे -3। तो ये चीजें आपको याद रखनी है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ठीक उसी की तरह अगर मान लेते हैं भैया ये होता क्या है कि अगर आपको रो की वैल्यू दे दी जाए 5 कूलाम पर मीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर क्यूब पर वो जो बॉडी है वो 5 कूलाम का चार्ज हेल्ड कर पा सकती है, रोक सकती है। 5 कूलाम से ज्यादा मैक्सिमम चार्ज वो बॉडी हमारे पास होल्ड नहीं कर सकती 1 मीटर क्यूब पर। कितने पर, 1 मीटर क्यूब पर। और जब इस वैल्यू को मैं अगर बोलूं कि अगर हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी इतनी है, ठीक है जी, अगर वायर की लेंथ जो है वो आधी कर दी जाए, वायर को कितना कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, लेंथ को हाँ लेंथ को हाफ, सॉरी लेंथ को हाफ कर दें, बट हम लेंथ पे भी जा नहीं रहे, वॉल्यूम पे चलते हैं क्योंकि हमें दूसरी वाली लेंथ विड्थ नहीं पता। तो अगर इसके वॉल्यूम को सपोज करें हाफ कर दिया जाए इनिशियल का, कितना हो जाए 1/2 मीटर क्यूब कर दिया जाए, तो वही जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी 1/2 मीटर क्यूब। यहाँ 1/2 बनाने के लिए आप डिवाइड दोगे 1/2 से, ये मीटर क्यूब, और 1/2 मीटर क्यूब पर चार्ज कितना आएगा 5/2 कूलाम। तो ये जो 5/2 कूलाम आया चार्ज 1/2 मीटर क्यूब पर, यही आपका क्या होगा हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और फिर आप इसकी आराम से यूनिट लिख सकते हो कूलाम पर मीटर क्यूब। ये सिंपल सा टॉपिक था जिसको हमने कवर किया। और इस सिंपल से टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आई सर, वो इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे पास, इंपॉर्टेंट चीज जो आई हमारे पास वो थी, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा देते हैं, है ना। वो जो इंपॉर्टेंट चीज थी हमारे पास वो थी सर फॉर्मूलेस। पहला फॉर्मूला सर लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L, याद रखना है। दूसरा सर सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला सर Q अपॉन में V, Q अपॉन में V, जो कि आपको आराम से और अच्छे तरीके से याद रखना है सर। क्या रखना है, याद रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इन तीनों के बीच एक प्यारा सा रिलेशन होता है। इन तीनों का जब रेशियो निकाला जाता है आपस में, तो लैम्डा रेशियो सिग्मा रेशियो रो जो आता है वो 1:2:3 के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, 1:2:3। सिंपल भाई, यहाँ पावर L है, केवल एक L है, हाँ यहाँ 2 L है, हाँ यहाँ 3 L है, हाँ तो L से L तो कट जाएगी, LQ है ना, तो ठीक है जी, L इंटू L इंटू L, तो यहाँ L कटती चलेंगी, बचेगा क्या सर, पावर जम करके आगे आ जाती है जब इनका रेशियो निकालते हैं फाइनली, तो वो आता है 1:2:3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या यहाँ तक बात आप लोगों की समझ में आ रही है? और ये चीजें बड़ी आसान है सर, और जो याद रखने वाली चीजें हैं उनको बस जस्ट याद रखना है और आगे बढ़ते चलना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं सर, सिंपल सी बात है कि जो बड़ी इजी चीज है जिनका इतना यूज नहीं है हमारे लिए, अगर उन पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो यूजफुल चीजों के लिए टाइम कम बचेगा और हम फिर अपने प्रिपरेशन से भटकते चले जाएंगे। जो एक्चुअल में आज के टाइम पे हो रहा है, ज्यादातर यूथ क्या कर रहा है सर, ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जो वो टारगेट बनाते हैं, जो चीजें वो चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उन चीजों पर काम न करते हुए उनसे अलग जो चीजें होती हैं या जो बेबुनियादी ख्याल वो बना लेते हैं, उन ख्यालों पे काम करते हैं। आप लोगों को उन बेबुनियादी ख्यालों पे काम नहीं कर रहे, सीधा फॉरवर्ड रहना है, हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है और काम को निरंतर तरीके से सिर झुका के करते चला जाना है, सिर झुका के करते चले जाना है। और एक दिन यही
काम आपको ग्रेट लेवल पर, आपको उस लेवल पे पहुंचा देगा जहां पर आप जाना चाहते हो। अदरवाइज इस काम के, काम बोले तो जो आपका काम पढ़ना है, इस काम के अलावा आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। दैट इज द कंफर्म थिंग। तो काम करते रहिए निरंतर रूप से और चीजें बहुत अच्छी होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं सर, बातें करते हैं एक न्यूमेरिकल के साथ। इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है जी। इसको हटा रहा हूं मैं। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इस पर बेस्ड और कुछ इसी तरीके के पैटर्न बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं हमें। जैसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास इस पर बेस्ड दे रखा है, न्यूमेरिकल है, आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं ना। आ जा भाई, जूम होके आता है थोड़ा सा। ये एक न्यूमेरिकल है हमारे पास। न्यूमेरिकल क्या है? द चार्ज स्पेयर ए एंड बी हैविंग देयर रेडियस इन द रेशियो 1:2। दो चार्ज स्पेयर है ए और बी, और उनकी रेडियस का जो रेशियो दे रखा है वो 1:2 दे रखा है। तो सिंपल है, देखो शॉर्ट में भी करेंगे पर पहले कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं इसको। तो शॉर्ट भी वही कॉन्सेप्ट का आधा हो जाता है सर। दो चार्ज स्पेयर है, पहले को मान लेता हूँ आर ए, दूसरा है हमारे पास आर बी। तो दूसरा है हमारे पास स्पेयर बी, तो उसकी रेडियस होगी आर बी, और इनकी रेडियस का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है सर 1:2। कितना दे रखा है? 1:2। मैंने कहा आसान है सर, हाँ। सर दूसरी बात क्या कह रहा है इसमें, कंडक्टिंग है ना, ये दोनों कंडक्टिंग वायर है, कनेक्टेड टुगेदर विद अ कंडक्टिंग वायर। इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब होगा क्या सर, जब इन दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो इन पर कुछ अलग अलग चार्ज होगा। समझना, यह चार्ज का खेल है पूरा। अभी हमें चार्ज नहीं पता ना, जब अलग अलग चार्ज होगा, जैसे इनको हम वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इनमें चार्ज ट्रांसफर होगा बाय थ्रू द कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू। और वो चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों बॉडीज पर चार्ज सेम नहीं हो जाएगा। तो यहाँ इस बात का क्या मतलब है, कनेक्टिंग टूगेदर विद अ कंडक्टिंग वायर, ये बात ये बता रही है कि जैसे ही इन दोनों स्पेयर्स को आपने कनेक्ट किया, स्पेयर ए को स्पेयर बी के साथ वायर से कनेक्ट किया, तो दोनों पर क्यू ए और क्यू बी पर चार्ज की वैल्यू सेम हो जाएगी, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू क्यू। दैट वैल्यू इज इक्वल टू क्यू। सिंपल है सर। अब हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू इज अपॉन ए, और आपको अगर ए की बात करें तो ए हमेशा होता है क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल सर। तो ये पहले वायर के लिए मान लेते हैं, सिग्मा ए के लिए आ जाती है, तो चार तो दोनों पे क्यू है, क्यू ले ले, तो इसको ले लेते हैं आर ए। दूसरे वायर के लिए बात करें तो सिग्मा बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर बी, ये दूसरे वायर के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। अब दोनों का बताना क्या है सर? रेशियो। तो रेशियो बताने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो जैसे ही सिग्मा ए में सिग्मा बी से डिवाइड करोगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा सर, ये क्यू अपॉन, मैं सिंपल डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहां से पाई आर बी स्क्वायर ऊपर पहुंच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। एक्चुअल में पाई से पाई कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी आर बी बट्टे आर ए का होल स्क्वायर। क्या निकल के आएगी? आर बी बट्टे आर ए का होल स्क्वायर। अगर इसके नीचे मैं डिवाइड का साइन बनाऊं तो आपको दिखाई दे रहा होगा सर, देखना पाई से पाई कैंसिल आउट, क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो आर भी पहुंचेगा ऊपर और आर ए आ जाएगा नीचे। आर ए कहाँ आ जाएगा सर? नीचे आ जाएगा। बेहद आसान बात है, हाँ जी बिल्कुल सर। अब आपको वैल्यू दे रखी है, वैल्यू निकाल के लगा दो सीधा। भैया आर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। आर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। इनका कर दो स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4/1। तो आपका सीधा आंसर आएगा सिग्मा ए रेशियो सिग्मा बी सिंपल 4:1। कौन सा ऑप्शन हुआ सर? 4:1? ये तो है ही नहीं, ना ये है ना ये है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें रेशियो 1 को क्या दिखाना है डिवाइड में, बट लिख दिया है तो 4:1। डी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी। सीबीएसई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है 1 नंबर में। क्या हम इतना टाइम देंगे सर? पहले हम क्वेश्चंस करने पे प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही, जैसे ही हमारा बेस स्ट्रांग हो जाएगा फिर हम इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी खत्म करेंगे। अब वो बहुत जल्दी कैसे खत्म करेंगे, इसको हटा देता हूँ, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन का। और उसके बाद देखो कॉन्सेप्ट यही है, खत्म करना है। जैसे आप कर लोगे 2 4 6 8 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे की तो आ जाएंगे। इसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, बट सीट में आपको जब मैं अपलोड करूंगा तो वहाँ काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ना है। सिंपल है सर। इसको जब हम करेंगे तो आपको पता है रेडियस इसका स्क्वायर, रेडियस का रेशियो दे रखा है 1:2। मैं अपने दिमाग में पता है कनेक्ट कर रहे हैं, हाँ 4 सेम होगा, 4 सेम होगा, सिंपल है, वो कट जाएगा क्योंकि वो ऊपर आएगा। तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी का जो रेशियो होगा सिंपल है भैया, पाई 1 क्यू अपॉन ए,
Q अपॉन ए, तो A2 ऊपर Q जैसे लिख सकते हैं Q अपॉन A1, Q अपॉन A2, A2 ऊपर A1 नीचे, Q से Q कट जाएगा, A2 को बोलेंगे पाई R2 का स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल नीचे, तो R2 बोले तो RV और नीचे आ जाएगा RA, सीधा इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सर RB कितना है 2, RA कितना है 1, इनका कर देंगे स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 4:1। ऐसे करके आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो, बट उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको फॉर्मूलेज याद होना जरूरी है। मैं 90% फिजिक्स आपको फॉर्मूले से और कॉन्सेप्ट से कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। आपको एक तो कॉन्सेप्ट की मीनिंग पता होनी चाहिए, क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है सर इसमें, कॉन्सेप्ट है इतना कि जब हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं कंडक्टिंग वायर्स को, तो हमें इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब हम कंडक्टिंग, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है कि जब हम दो कंडक्टिंग वायर्स को कनेक्ट करते हैं तो उन पर जब चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो तब तक होता है जब तक दोनों पर चार्ज की वैल्यू सेम नहीं होती। ये मेथड ऑफ चार्जिंग में कंडक्शन वाला मेथड आया था, वहां मैं बता के आ चुका हूँ इस चीज को। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए बेसिक हमारे लिए काम करते हैं। बाकी आंसर कैसे आया सर, फॉर्मूले से, सिंपल सी बात है। तो कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूले आपको बहुत क्लियर कट तरीके से आने चाहिए। चलते हैं आगे की तरफ। आगे की जब मैं बात करूं तो हमारे पास एक एमपीटी स्लाइड आ गई है, ठीक है। लगाते हैं हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इन द चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है हमारे पास चार्ज का, एंड चार्ज वर्सेस मास। हम चार्ज और मास के बीच में कंपैरिजन पढ़ेंगे कि चार्ज और मास के बीच में कंपैरिजन क्या होता है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। यहां से हो जा भाई, बड़ा हो जा, ये आ गया। पहले चार्ज के बारे में एक पॉइंट पढ़ेंगे। चार्ज के बारे में जब सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं हम, पहला पॉइंट क्या कहता है सर चार्ज के बारे में, जो मे बी, पहला मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो। क्योंकि चार्ज एक्चुअली में हम क्या निकालते हैं, हमेशा नेट चार्ज निकालते हैं किसी भी बॉडी पे। कौन सा चार्ज निकालते हैं, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। तो किसी भी बॉडी पर नेट चार्ज जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या जीरो टाइप्स ऑफ चार्ज में आता है न्यूट्रल चार्ज, नहीं 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 नहीं, ये वैल्यू ऑफ चार्ज है। बात समझ में आ रही है, वैल्यू। टाइप्स तो दो ही होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो। लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव रहेगा। किसी भी बॉडी का जो मास होगा वो हमेशा कैसा रहता है, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर किसी बॉडी के अंदर मास ही नहीं होगा तो उसकी तो रियल एग्जिस्टेंस ही नहीं होगी। अगर ये मार्कर है मेरे हाथ में तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वेट है, बिकॉज ऑफ इट्स मास एंड ग्रेविटी। वेट है या नहीं है, तो इसका मतलब मास है। तो आप किसी भी स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल्स को देख सकते हो, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन जिसको हम देख नहीं पाते उसके अंदर भी मास होता है नहीं होता। लिखा के आयो 9.1 × 10⁻³ kg, बहुत छोटा होता है, माइन्यूट होता है, लगभग बहुत ज्यादा। अगर हम इसको पावर्स में साइंटिफिक नोटेशन नहीं लिखे तो उसको पढ़ना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और अब खरब न जाने कहाँ कहाँ तक पहुंचेगा भाई साहब ये। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब मास हर बॉडी में एग्जिस्ट करता है, और ठीक है, हर सबस्टांस में एग्जिस्ट करता है हमारे पास मास। और कैसा होता है, पॉजिटिव। मास अगर जीरो हो जाता है किसी बॉडी का तो वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका क्या मतलब है सर, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने कहा भूत का नाम सुना है, हाँ बोलेंगे बिल्कुल सुना है सर। तो मैंने कहा जो भूत होते हैं ना बेटा, जब इंसान मर जाता है, हाँ, तो इंसान को जला देते हैं तो उसकी बॉडी खत्म, बोले तो मास खत्म, मास इक्वल टू जीरो। और मास जीरो होने के बाद उसकी बॉडी की एनर्जी घोस्ट बन जाती है। लेकिन भूत भूत जैसी चीज होती या नहीं होती ये अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, हो भी या नहीं हो भी। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती उसका मास जीरो हो जाता है, और जिस चीज का मास जीरो हो जाता है वो रियलिटी से इनविजिबल हो जाती है। कैसी हो जाती है, इनविजिबल। तो जब मास जीरो ही नहीं हो सकता तो नेगेटिव कहाँ से हो सकता है भाई, तो नेगेटिव भी नहीं हो सकता और जीरो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है सर। अब चार्ज के अंदर दूसरा पॉइंट है सर, ऑलवेज क्वांटाइज्ड। ऑलवेज क्वांटाइज्ड, ऑलवेज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि भैया Q इजिकल टू एन ही पढ़े थे, मैं कहाँ पढ़े थे। तो यहाँ पर n जो होगी वो हमेशा कैसी होगी सर, इंटीजर वैल्यू होगी। मतलब कि चार्ज बन रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह से, चार्ज पार्टिकल से, और वो चार्ज पार्टिकल कंप्लीट चलेंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो जाएंगे या तीन जाएंगे। आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। या तो कंप्लीट जाएगा या जाएगा ही नहीं। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, चार्ज की फॉर्म में। इतनी सिंपल सी बात है। लेकिन मास में ऐसा नहीं है सर, मास क्वांटाइज नहीं होता। किसी भी बॉडी का मास पॉइंट में मिल सकता है, चार्ज पॉइंट में नहीं मिलता। चार्ज मास कैसे मिल, चार्ज मतलब चार्ज में जो एन होता है वो पॉइंट में नहीं मिल सकता, चार्ज तो मिल सकता है, ठीक है। मास क्वांटाइजेशन के बारे में अभी तक चीजें इस्टेब्लिश नहीं हुई हैं, सही तरीके से होता है नहीं होता। लेकिन हम बोल सकते हैं कि अगर कोई बॉडी है
अगर हम उसको वेट में मापते हैं तो उसका वेट 23.5 kg भी आ सकता है। तो मे बी चार्ज के अभी कंफर्म पता नहीं है कि क्वांटाइज्ड है या नहीं, और चार्ज का ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं आया, सॉरी मास का ऐसा कोई फॉर्मूला भी नहीं आया, चार्ज बराबर क्यू इंटू एनी, जहां पर हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कोई मास में अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई नंबर आ जाता हो, उस नंबर में कुछ मासेस हो, उस नंबर को हम बोलें कि ये हमारे पास इंटीजर होंगे या नॉन इंटीजर हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो वो सारी वैल्यूज यहाँ मैटर करती हैं सर, तो भी इसके बारे में इतना ज्यादा कुछ खास पता नहीं है, ठीक है। पर जहां तक वहां तक जहां तक वहां तक कंफर्मेशन है, चार्ज क्वांटाइज नहीं होता, सॉरी मास क्वांटाइजेशन नहीं होता, चार्ज तो होता है। डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी, चार्ज किसी भी बॉडी की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, बॉडी कितनी भी स्पीड भाग रही हो या कितनी भी स्लो हो या रेस्ट में हो, चार्ज उस बॉडी पर जितना होगा उतना ही होगा। भाई ये चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन तेज भागने से, स्लो चलने से या रुकने से कम भर्ती थोड़ी नहीं हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन को अगर कम भर्ती करना है तो 3 प्रोसेस बताई तो है आपको, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, उनके अकॉर्डिंग करोगे आप। हाँ, तो बॉडी की वेलोसिटी से चार्ज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? ये बात है एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपोर्टेंट है सर। लेकिन 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 मास के साथ ऐसा नहीं है। मास जो होता है हमारे पास इंक्रीज्ड विद स्पीड ऑफ बॉडी, बॉडी की स्पीड के साथ इंक्रीज होता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है बड़ा प्यारा सा, m इज इक्वल टू, है ना, m नॉट अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, कंप्लीट है रूट के अंदर। ये फॉर्मूला होता है जो मास का वेलोसिटी के साथ रिलेशन बताता है। ऊपर वाली वैल्यू की बात करें तो भैया ऊपर वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, हाँ मैं का कांस्टेंट है, दिस इज द कांस्टेंट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू वेरी करेगी इस v वेलोसिटी के साथ, इस v वेलोसिटी के साथ नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो वेरी करेगी। अगर b की वैल्यू अगर आप बढ़ाते हो तो ध्यान से समझना इस फॉर्मूले को, v की वैल्यू बढ़ेगी, हाँ c बहुत ज्यादा है, हाँ तो ये जो रेशियो है देखना, नीचे से किसी में डिवाइड करोगे, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है तो फ्रैक्शन की वैल्यू कैसी आएगी, न्यूमरेटर की वैल्यू छोटी है तो फ्रैक्शन की वैल्यू और छोटी आएगी, यस और नो। और 1 में से कुछ छोटा जाएगा तो ओवरऑल डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिवाइड देंगे तो इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, मास की वैल्यू छोटी। अगर v की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कैसा मिलेगा, बड़ा मिलेगा। बड़ी वैल्यू अगर 1 से घटेगी तो ओवरऑल डिनोमिनेटर कैसा हो जाएगा, छोटा, और जब छोटे डिनोमिनेटर से डिवाइड देंगे तो मास क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। दिस इज द फॉर्मूला जिससे हम समझ सकते हैं। तो हमारा पॉइंट ये है कि मास जो होता है इंक्रीज विद वेलोसिटी के साथ इंक्रीज होता है। फोर्थ पॉइंट, इट इज कंजर्व्ड। हमारे पास क्या है भैया, कंजर्व्ड, कि जो बॉडी का चार्ज होता है किसी भी बॉडी में वो कंजर्व्ड होता है। कंजर्वेशन हम चार्ज देख के आ चुके हैं, इनिशियल चार्ज हमेशा बराबर होता है फाइनल चार्ज के, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन वर्ड कहीं भी आ जाए पूरी फिजिक्स में, उसका मतलब इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू, या इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस निकालोगे, क्यू आई माइनस क्यू एफ या क्यू एफ माइनस क्यू आई, दैट इज डेल्टा के, वो हमेशा 0 के बराबर आएगा। मतलब चेंज अगर 0 आ जाए तब भी हम क्या बोलते हैं, बॉडीज का कंजर्व्ड है, चार्ज कैसा है, कंजर्व्ड है। लेकिन मास के केस में ऐसा नहीं है सर, मास कंजर्व्ड नहीं होता, इट इज नॉट बी कंजर्व्ड। रीजन, वेलोसिटी बढ़ाओ मास बढ़ेगा, वेलोसिटी कम करो मास कम होगा, सिंपल सी बात है। कंजर्व कहां से हुआ, जब ये डिपेंड कर रहा है तो किसी चीज पर, है ना, किसी वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, इट इज नॉट बी अ कंजर्व। ये बदलता रहता है सर, बदलता रहता है। ये आगे की बात करें हमारे पास भैया, ESF जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कूलम्ब्स लॉ से निकल के आता है, बिटवीन टू चार्जेस अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। दो चार्जेस हैं, उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनके बीच अट्रैक्टिव फोर्स भी लग सकता है, रिपल्सिव फोर्स भी लग सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी लग सकता है, रिपल्सिव। लेकिन मास के केसेस में ऐसा नहीं है। मास में ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा आपने, ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है, अगर दो बॉडीज हैं M1 और M2, दो बॉडीज हैं जिन पे मास है M1 और M2, इनके सेंटर्स के बीच हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, ऑलवेज बी अट्रैक्टिव, ऑलवेज बी अट्रैक्टिव। तो मास बॉडीज के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा कैसा होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को एज इट इज कॉपी कर दिया कूलम्ब्स ने, M1 M2 की जगह पे Q1 Q2 ले आए, R स्क्वायर को R स्क्वायर रखा, G की जगह पे K ले आए, कैपिटल G की जगह पे। भाई साहब क्या आदमी थे कूलम्ब्स, बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, पर अच्छी बात बोली कूलम्ब ने।
इसका काफी यूज हुआ हमारे पास। तो ये सिंपल है सर, 11th में पढ़ के आए हैं, इसके बारे में क्या बताना। मैंने कहा ठीक है जी। इसके बाद आगे की बातें करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसल आउट। इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट चार्जेस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगते हैं, जब उनका नेट निकालते हैं तो मे बी जीरो भी हो सकता है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकता है डिफरेंट चार्जेस के बीच, है ना। फोर्स के मे बी जीरो कैंसिल आउट कर सकता है ना। बहुत सारे, जैसे इसको हम सुपर पोजिशन की कंडीशन में डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चार्जेस की कंडीशन में डिस्कस करेंगे। एक चार्ज है जिसमें बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स लग रहा है, तो उस एक चार्ज पर जब नेट फोर्स निकालें तो कभी कभी दैट मे बी जीरो। बट ग्रेविटेशनल में ऐसा नहीं होता। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडीज नेवर कैंसल्ड आउट। वो एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करते, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, नेवर बी कैंसल्ड आउट, कभी भी कैंसिल करते ही नहीं है, क्योंकि हमेशा कैसे लगते हैं, अट्रैक्टिव, एक ही डायरेक्शन में अट्रैक्टिव। बात करें 7वां पॉइंट और इंपोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है भैया, अगर कोई बॉडी जिसके पास चार्ज हो तो ये 100% है उस बॉडी के पास मास होगा, मास होगा ही होगा। अगर मास नहीं होगा तो चार्ज की कोई वैल्यू नहीं है, बॉडी के ऊपर आ जाए। बात समझ में आ रही है, बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, अस्तित्व में ही नहीं है, तो चार्ज कहां से लेके आओगे भाई बॉडी के ऊपर। हाँ, मैं कहा क्या है, अ चार्ज बॉडी ऑलवेज पजेसेस सम मास। कोई भी चार्ज बॉडी हमेशा कुछ ना कुछ मास पजेस करती है, लेकिन मास के केस में ऐसा नहीं है। अगर किसी बॉडी पर मास है तो मे बी उस बॉडी पर चार्ज हो भी सकता है और उस बॉडी पे चार्ज नहीं भी हो सकता। और यहाँ चार्ज, नेट चार्ज की बात चल रही है भाई। कोई भी बॉडी है उस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे, मैं कहा तो चार्ज तो होगा ना, उस पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, चार्ज है, मैंने कहा। लेकिन अगर बात करूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, चार्ज है, तो सर सोचो, हाँ सोच रहा हूँ कि अगर बॉडी पे नेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, अगर नंबर इक्वल हो जाए तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। और हमें किसका मतलब है, हमें तो भैया नेट चार्ज चाहिए, चार्ज बॉडी चाहिए, चार्ज बॉडी मतलब या तो जिसपे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, प्रोटॉन ज्यादा हो। तो इट इज नॉट बी पॉसिबल कि कोई भी बॉडी जिसके पास मास हो वो चार्ज हो, ये पॉसिबल नहीं है। मे बी उस पर नेट चार्ज जीरो भी हो सकता है, मैंने कहा, लेकिन दैट इज ऑलवेज बी पॉसिबल कि अगर कोई बॉडी चार्ज है तो वो मास तो रखेगी। तो ये 7 के 7 पॉइंट है जिनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम तरीके से, है ना, और आराम से नोट कर सकते हो कि एक 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए काफी इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं हमारे पास, बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आराम से, बड़ी कंफर्टेबल तरीके से। आगे चलते हैं सर नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि टॉपिक पहला, अब हमारे पास चार्ज कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं बात करूं चार्जेस में, तो हमने अब तक क्या क्या देख लिया सर। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में जब शुरू किया पहला टॉपिक कंप्लीट करके, तो हमने सबसे पहले इस चैप्टर में सर कंप्लीट किया, हमारे पास वी हैव कंप्लीटेड। सबसे पहले IFCP को देखा, भैया IFCP क्या है, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, मिल्कन भाई साहब ने बोला था। उसके बाद ई की वैल्यू दी थी। उसके बाद हमने लिखा चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। फिर उसके बाद हमने देखा सर क्यू के बारे में, चार्ज क्या होता है, जहां से हमने क्यू बराबर प्लस माइनस एनी को निकाला, मैंने कहा हाँ ठीक। फिर हमने देखा सर इसके बारे में टाइप्स ऑफ चार्ज, मैंने कहा बहुत अच्छा। और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे, क्वेश्चंस भी किए, ऐसा नहीं है केवल इनको देखा, न्यूमेरिकल्स भी किए जो चार्जेस पे आते हैं। जनरल क्वेश्चन है, मे भी पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम कर लिए सॉल्व। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा सर टाइप्स ऑफ चार्ज के बाद इसमें हमने देखा मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग के मेथड्स के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा हमारे पास सबसे पहले फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन, और फिर मेथड्स ऑफ चार्ज के बारे में हमने देखा भैया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में स्टडी की, जिसमें 3 पढ़ी हमने, एडिक्टिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन। एडिक्टिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमने, सेकंड लास्ट टॉपिक हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन देखा चार्ज के अंदर, जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा सर लीनियर, जिसमें हमने पढ़ा सर लैम्डा के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा सिग्मा के बारे में, सिग्मा का फॉर्मूला देखा, और जिसमें हमने रो का फॉर्मूला देखा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला देखा। इसके बाद फिर हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया वो किया चार्ज वर्सेस मास। क्या कवर किया सर, चार्ज वर्सेस मास को मैं लिख सकता हूं ऐसे शॉर्ट में लिखना चाहूं तो Q वर्सेस M के बारे में देखा। तो अब आप देख सकते हो हम कितने सारे टॉपिक्स पहले ही पॉइंट में कवर कर चुके हैं, और ये वो टॉपिक्स हैं जो बेस के लिए इंपॉर्टेंट है।
छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो वो टॉपिक है जो थ्योरी में डायरेक्ट टास्क किए जा सकते हैं, ये वो टॉपिक्स है सर, ये वो पॉइंट है चार्ट्स के अंदर जिनका अपना इंडिविजुअली कोई एग्जिस्टेंस ज्यादा यूजफुल नहीं है, बट किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में ये अपना एक बेहतरीन रोल प्ले करते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट देखे सर, एक चार्ज के इन दोनों को हटा दूं मैं बेसिक में, तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हम चार्जेस के अंदर देख क्या है, 5 से 6 पॉइंट। तो इंपोर्टेंट तो है सर 5 से 6 पॉइंट अगर हम चार्जेस के अंदर देख के आए। सर आगे की बातें करते हैं, आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से पूर्ण तरीके से परफेक्ट फिजिक्स शुरू होती है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब्स लॉ। चलते हैं सर कूलम्ब्स लॉ की तरफ, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉ जहां से आपकी प्रॉपर फिजिक्स शुरू होती है। कैसे फिजिक्स शुरू होती है सर? एकदम प्रॉपर फिजिक्स शुरू होती है। हाँ आप सही आ रहा ना? 1 मिनट होल्ड, 1 सेकंड आप लोग होल्ड करेंगे ना? अबे अबे इधर चल, हाँ थोड़ा सा ये कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अबे तू इधर आ जा। हाँ ये इधर आ गए भाई साहब। अब बात करते हैं सर कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो भाई साहब कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? पहली बात तो ये मान के चले, इस बात को डाइजेस्ट होने दे, जितना पचाई जा सके उतना पचा ले, कि ये एक 100% ट्रू लॉ है, 100% ट्रू लॉ है। तो ये जैसा है वैसे ही काम करता है। लॉ कैसे आया, कैसे प्रूफ हुआ, इस बातों पे बात ही नहीं करनी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, टॉर्सिनल एक्सपेरिमेंट, उस टॉर्सिनल एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया इस फॉर्मूले को ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट ले। उस एक्सपेरिमेंट पे अपने को जाना चाहिए नहीं है, अपने को काम है बस केवल लॉ से। लॉ क्या स्टेट करता है, लॉ क्या कहता है। लॉ इंपॉर्टेंट है और लॉ 100% ट्रू है और एज इट इज आपको याद रखना है। लॉ बोलता है सर कि अगर दो चार्ज बॉडीज है या दो चार्ज है, और इसकी लिमिटेशंस भी है कुछ, वो लिमिटेशंस में लास्ट में बताऊंगा इस लॉ की। अभी लॉ पढ़ेंगे, लास्ट में लिमिटेशंस पढ़ेंगे लॉ की, है ना। तो ये लॉ बोलता है कि अगर दो चार्जेस हैं आपके पास, पहला चार्ज Q1 एंड दूसरा चार्ज है आपके पास Q2, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे Q1 एंड Q2, यहां लिख देता हूं मैं। फर्स्ट चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2। तो भाई साहब फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट से फ्रैंकलिन ने एक स्टेटमेंट बोला कि लाइक चार्जेस आर ऑलवेज बी रिपील, अनलाइक चार्जेस आर ऑलवेज बी अट्रैक्ट। ई भाई साहब ने उसके बारे में पढ़ा, उन्होंने, ये मैथमेटिशियन फिजिक्स थे, उन्होंने बोला भाई साहब तुमने बता तो दिया लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपील करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, अपन बताएंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, वो कितना फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं, ई भाई साहब बताएंगे। तो ई भाई साहब आ गए कौन? कूलम्ब। इन्होंने बोला सिंपल है, न्यूटन ग्रेविटेशनल वाला फॉर्मूला पढ़ा है? मैंने कहा हाँ पढ़ा है ना सर। कितना होता है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। हाँ, उसने बोला कुछ नहीं करना, फॉर्मूला ही तो पढ़ना है। मैंने कहा जी की जगह पे k रख दो, ठीक है जी। m1 m2 की जगह पे q1 q2 रख दो, ठीक है जी, अपॉन r स्क्वायर लिख दो, खत्म क्वेश्चन। मैं कहा है ये क्या है, यही लॉ है? मैंने कहा हाँ यही फोर्स है। मैंने कहा हाँ यही फोर्स है, कूलम्ब से बोला। मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने मैकेनिक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी हो ना, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कॉपी करके पढ़ सकते हैं, कॉपी करके। बात समझ में आ रही है? कैसे कॉपी कर सकते हैं? ये हो गया पहला फॉर्मूला कॉपी, बिल्कुल सर। करंट वेलोसिटी पढ़ी है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं कहा हाँ, वेलोसिटी करंट की तरह बिहेव करती है, डिस्प्लेसमेंट को चार्ज की तरह बिहेव करवाओ, टाइम I बराबर Q अपॉन टी, खत्म सर करंट। जो जो प्रॉपर्टीज इसमें, एवरेज वेलोसिटी, यहाँ एवरेज करंट आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यहाँ इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। कॉपी कर सकते हैं सर, कॉपी। बात समझ में आ रही है? बहुत सारी चीजें हैं, पर हम कॉन्सेप्ट को आराम तरीके से और प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ई भाई साहब ने ये फॉर्मूला दिया जिसको हमें स्टडी करना है और जिसपे हमें देखना है चीजों को किस तरीके से कवर अप किया जाए। तो करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले लॉ क्या स्टेट करता है उस बात को देख लेते हैं। तू ब्लैक हो जा भले। हाँ, लॉ क्या स्टेट करता है इस बात को देख लेते हैं, ठीक है। लॉ बोलता है कि दो चार्ज हैं, दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ द चार्जेस, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चार्जेस, दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, वो फोर्स दोनों चार्ज Q1 Q2, दोनों चार्ज Q1 Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल सही बात है। वो फोर्स दोनों चार्जेस की बीच की जो डिस्टेंस है r, बीच की जो डिस्टेंस है r, उस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उस r के स्क्वायर के कैसे होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यही है आपका
कूलाम्स लॉ। अब इस बात पर मैं पूरी जिंदगी निकाल दूं इसी बात को गाने में नए नए तरीके से बताने में, तो क्या होगा सर, टाइम वेस्ट। तो लॉ है, सिंपल सा है, याद करना है, क्लियरली बता दिया आपको क्या होता है। लॉ है, दिया है, जैसा दिया है एज इट इज आपको बताया। क्या होता है सर, दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लगता है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, वो दो फोर्स उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आगे जाके देखेंगे ये डिस्टेंस नहीं, पोजीशन वेक्टर होता है जब वेक्टर्स की बात करेंगे, वेक्टर लॉ के बाद की बात करेंगे। तो इसको लॉ को थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। द स्टेट्स द लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। लिमिटेशंस में बताऊंगा वाई वी टेक स्टेशनरी पॉइंट चार्ज। स्टेशनरी मतलब रेस्ट में ही क्यों लेते हैं चार्जेस को, ये लिमिटेशंस में बताऊंगा मैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें लिमिटेशंस में बतानी है कि भैया दो चार्जेस के बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लगेगा तब जब चार्ज कैसे होंगे, स्टेशनरी, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, उनके नेचर के अकॉर्डिंग। कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। ये फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस and inversely proportional to the square of the distance between them, square of the distance between them, जो आ जाता है F is equal to Q1 Q2 and F directly proportional 1 upon R1 1 upon R square। अब जब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया, अब ये कैसे आता है, क्यों लगता है, इसके पीछे कॉज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो फैराडे भाई साहब ने बताई थी, ठीक है। तो वहां देखेंगे जब इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ देखा गया, दोनों इक्वेशंस को एक साथ देखा गया, तो सर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और जैसे यहां से साइन ऑफ प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमें पता है हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ऐसे यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई K। तो यहां से जो फॉर्मूला निकल के आया वो फॉर्मूला निकल के आया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ गई न्यूटन भाई साहब, और ये बोल रहे हैं सर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, रट लो, रट्टा मार दो, इस फॉर्मूले का रट्टा मार दो। न्यूमेरिकल करने हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लॉ क्या है ये बात समझ में आ गई, हाँ ठीक है सर। फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन करते करते वैसे तो वैसे याद हो जाएगा, फिर भी आपको एकदम ढंग से याद होना चाहिए फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला है क्वेश्चन है कि व्हाट इज द के। सर हमें ये तो पता है कि एफ फोर्स है, हाँ, अट्रैक्टिव का भी हो सकता है दोनों चार्जेस के बीच, रिपल्सिव का भी हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन सर आप ये बताओ कि व्हाट इज के क्या है सर। 1 मिनट देंगे आप मुझे, जस्ट गिव मी 1 मिनट, है ना। के क्या है हमारे पास, के क्या है सर हमारे पास। मैं कहा के बारे में देख लेते हैं, के क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, के को बोलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ECS, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इसका नाम होता है, या कूलाम्स कांस्टेंट भी हम लोग इसको बोल देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलाम्स कांस्टेंट होती क्या है, क्या वैल्यूज होती हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं। बहुत सारे पॉइंट है हमें जो चार्ज इलेक्ट्रो कूलाम्स लॉ में समझने, वेक्टर फॉर्म समझना है, डायरेक्शन समझनी है, बहुत सारी चीजें हैं। एक एक करके एक एक राज से धीरे 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 पर्दा हटाएंगे। एक एक राज से कैसे पर्दा हटाएंगे, धीरे 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 धीरे, फिर पूरा पर्दा हटता चला जाएगा। सर बात समझ में आ रही है सर, बेहद तरीका। मैं कहा ठीक है, बात ही समझ में आनी चाहिए, अपने को चाहिए क्या, ठीक है जी। K is called electrostatic force constant, EFC, electrostatic force constant, इसका नाम है सर। नाम है तो क्या कर सकते हैं, बस नाम है तो याद रखना है। एक का नाम क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में आया और सबसे पहली बात फोर्स में आया, तो इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक ठीक ठीक। और दूसरी बात, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। एक नया वर्ड आ रहा है मीडियम, वे मीडियम क्या भला है, मक्का वेट करो बेटा, मीडियम के बारे में तो समझना है।
तो बहुत समझनी है हमें यहाँ पे, एक तो के और एक एप्सिलॉन नॉट के बारे में समझना। के बारे में तो भैया हम समझ चुके हैं। के क्या होता है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है। हाँ मैं कहा ठीक है, आपको जो फॉर्मूला जिस फॉर्म में याद करना है वो यही फॉर्म है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसी फॉर्म में इस फॉर्मूले को याद करना है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसी फॉर्म में याद रखना है। लेकिन जब हम इस के को एक्सप्लेन करने जाते हैं तो बाय एक्सपेरिमेंट कूलाम भाई साहब ने के की कुछ वैल्यू निकाली एंड वो वैल्यू निकल के आई के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट सही नहीं बना पर सही बना उसको, हाँ एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ के जो आपको याद रखनी है। सर बिल्कुल सर याद रखेंगे, आप बोल रहे हो तो कंफर्म याद रखें। मैं न्यूटन बनाओ, इंपोर्टेंट वैल्यू है। मैं ठीक है जी, ठीक है जी, ये याद रखनी है आपको। आगे बढ़े तो सबसे पहली बात, के की यूनिट क्या होती है? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गई हमारे पास वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट की कुछ यूनिट होती है तो के की भी कुछ यूनिट है, तो वो भी याद रखनी है आपको। ठीक है जी, तो के की जो यूनिट होती है हमारे पास वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के की वैल्यू होती है, के की, या ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है। तो आपको याद रख, इसे निकाल सकते हैं ना सर, कैसे? इसमें को यहाँ रखो के को, हाँ मैंने कहा ये क्या है, न्यूटन। आर स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 बोले तो कूलम इंटू कूलम बोले तो कूलम स्क्वायर। क्या आ गई यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ से इस फॉर्मूले से आइए। यस सर बिल्कुल बिल्कुल, कहा तो याद रख सकते हैं, बना भी सकते हैं, याद नहीं रखेंगे तो निकाल लेंगे। अगर फॉर्मूला याद होगा तो न्यूटन, आर स्क्वायर इधर आएगा तो मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 नीचे आएगा तो कूलम स्क्वायर, जब के की वैल्यू निकालेंगे। बात समझ में आ रही है, याद रखनी है। इस पूरे की जो वैल्यू आती है के की वैल्यू बोल सकते हैं, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोल सकते हैं। वो होती है सर मैथमेटिकली 9 इंटू 10 की पावर 9। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर लंबा पड़ता है तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा यूनिट। ठीक है, किस में आती है ये? ऐसा यूनिट में आती है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने कहा, आपने कहा आ रही है नहीं आ रही? ठीक है जी सर, ये याद रखना है सर। ये वैल्यू कब होती है, क्योंकि ये भी याद रखना है, ये वैल्यू होती है हमारे पास सर वैक्यूम के लिए। किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए होती है। किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए, जिसको हम बोलते हैं फ्री स्पेस। जहां पर कोई स्पेस ही ना हो, जहां पर मीडियम हो, जहां पर कोई मीडियम ही ना हो, मीडियम लेस स्पेस के लिए वैल्यू होती है। अगर अर्थ पर हम प्रैक्टिकल करते हैं तो अर्थ पे ये वैल्यू नहीं आएगी भाई साहब। अर्थ पे मीडियम आ जाएगा दो चार्जेस के बीच, एयर आ जाएगी या अदर मीडियम्स आ जाएंगे, तो वो सारी बातें हम करते हैं अभी यहीं पर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे की बात करें, क्या आगे स्लाइड लगी हुई है? नहीं लगी हुई, चलो इसी पेज पे बात करते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा मैं। कहा चलो भाई सब, आपके जाने का टाइम हो चुका है। ठीक है सर, मैं कहा बातें करें, हाँ बातें ही तो कर रहे हैं हम सर, बातें ही करते 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 टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर कि आपने ये बता दिया, हाँ अब आप ये बताओगे कि सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? व्हाट इज दिस? सर ये क्या होता है, ये क्या भला है, ये क्या बीमारी है? मैंने कहा एक बात याद रखना, वैसे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है जानने की पूरे फिजिक्स में, क्वेश्चन करने के लिए, कॉन्सेप्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, फील कर लेते हैं। इसका नाम होता है सर परमिटिविटी। मीनिंग लिखने में मिस्टेक कर सकता हूँ, उसको इग्नोर रखना, क्योंकि ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। कोशिश होती है नहीं हो, लेकिन जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ मॉर्निंग 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, तो वहां भी बच्चों को ये बोल के चलता हूँ भैया कि हम मीनिंग लिखने में मिस्टेक कर देता है। आई कैन डू सम लिटिल मिस्टेक टू राइट अ वर्ड मीनिंग ऑफ एनी, है ना? तो वो चीज थोड़ी सी आप लोगों को इग्नोर करनी है, ये मैं पहले बता चलता हूँ। परमिटिविटी ये होती है हमारे पास परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में, कि परमिटी का मतलब यहां तक पकड़ो, इसको तोड़ दो, विटी 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 को छोड़ो, परमिशन सुन वर्ड दिखाई दे रहा है। परमिटिव बोले तो परमिशन, परमिटिविटी बोले तो परमिशन, परमिटिविटी बोले तो परमिशन ऐसा लग रहा है कुछ, हाँ परमिशन से कुछ ये वर्ड बना है। परमिशन बोले तो अलाउ करना, अलाउ करना। तो ये एक ऐसा वैल्यू होती है जिसको कूलम भाई साहब ने दिया
कि ये बताती है कि कोई जो मीडियम है, मीडियम वो अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ कर सकता है। कौन बताती है ये वैल्यू? अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये चीज आगे देखेंगे, मैं कहा बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा आगे मिलेंगी आपको। अभी जो जानने वाली बात है वो यही है। मतलब दो चार्जेस रखे यहाँ, दो चार्जेस के बीच क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, फोर्स। आगे जाके देखेंगे कि चार्ज से फील्ड लाइंस निकलती हैं, चार्जेस के चारों तरफ एक स्पेस आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप कोई मीडियम रखते हो तो वो मीडियम अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिशन देता है पास आउट होने के, ऐसे समझ सकते हैं, या पोलराइज्ड हो जाता है उस अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे आती हैं, क्या आती हैं? उसकी परमिशन देने वाला जो फैक्टर है उसको बोल सकते हैं हम एप्सिलॉन नॉट। थोड़ी देर के समझ लेंगे, इससे ज्यादा इसके जानने के लिए कुछ भी नहीं है, बट इसके लिए इसकी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो इसको जानना है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 क्रॉस 10 की पावर माइनस का 12, क्रॉस 10 की पावर माइनस का 12 क्या होती है सर? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हो इसलिए लिखा नहीं रहा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। ये वैल्यू आपको क्या रखनी है सर? याद रखनी है। क्या रखनी है सर? याद रखनी है। यू हैव टू बी रिमेंबर दिस वैल्यू। क्या बात समझ में आ रही है आप लोगों के? जल्दी से बताएं कि हाँ सर बिल्कुल एकदम क्लियर कट समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, आगे की तरफ हमारे पास आता है, सुनो पहले यहां से आगे हम लोग चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को देखेंगे, कूलम्ब्स लॉ में डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है ना। और फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, देखते चलो। हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम देखने वाले हैं सर कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, मीडियम को जब इसके अंदर एंटर करा दे तो वो मीडियम पोलराइजेशन होने के बाद किस तरीके से फोर्स की वैल्यू को कम कर देता है, किस तरीके से फॉर्मूला निकल के आते हैं। वन ऑफ द इंपोर्टेंट टॉपिक, फील करेंगे इसको टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से। फिर हम लोग देखेंगे सर, ये इसी टॉपिक का पार्ट है। फिर सर सब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखेंगे। फिर इसके बाद इसी में आ जाएगा। फिर हमारे पास प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, जो कि बड़े ही पैटर्न वाइज आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो जुड़े रहिए, चीजों को कवर करते रहिए और बड़ी शांति से बड़ी प्रेम पूर्वक क्लासों को लेते रहिए। अपने को क्या यार, अपने को कुछ ज्यादा नहीं करने का। अपने को कम बच्चे पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़े, समझते हुए पढ़े और स्ट्रॉन्ग करते हुए पढ़े, चीजों को स्ट्रॉन्ग करते हुए। ठीक है जी, तो इन्हीं चीजों के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे और बहुत खुश रहिए, और फालतू की चीजों से और फालतू के लोगों से बचते रहिए। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ध्यान रखिए और चीजों से दूर रहिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द जर्नी ऑफ योर लाइफ वर्क विल मेक्स यू द ग्रेट। आपको महान बनाएगा आपका काम। धन्यवाद।